Hi everybody, welcome to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है सरफेस केमिस्ट्री का and in today's video session we are going to learn about the purification of colloids. आप सभी लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में we have just completed the preparation of colloids. हम लोगों ने रिसेंटली अपने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में कोलॉइडल प्रिपरेशंस कंप्लीट करी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोलॉइडल प्रिपरेशंस के लिए हमने कुछ कंडेंसेशन और कुछ डिस्पर्शन मेथड्स अप्लाई करे थे. अब ये याद रखिए स्टूडेंट्स, व्हेनेवर दीस कोलॉइड्स आर प्रिपेयर्ड, then sometimes these colloidal solutions, these colloidal mixtures may contain some excessive electrolytes in them. They may contain some soluble impurities in them, which need to be removed at a later stage. कई बार बने हुए कोलॉइड्स के अंदर कुछ एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं. अब ये याद रखिए स्टूडेंट्स, किसी भी कोलॉइड के अंदर एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए ही होती है हमें, बिकॉज यू नो कि किसी भी कोलॉइड को एक्चुअली स्टेबिलिटी मिलती है इन इलेक्ट्रोलाइट से. ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही होती हैं जो एक पर्टिकुलर आयन फेज के ऊपर एब्जॉर्ब करवा देती हैं और एक आयन मीडियम में चला जाता है, जिसकी वजह से फेज और मीडियम अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं और वो मिक्स्ड हो जाते हैं. तो एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस जरूरी होती है कोलॉइड्स के अंदर. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स एक मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा होंगी, एक मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा प्रेजेंट होंगी, तो दे मे इवन लीड टू द कोएगुलेशन ऑफ द कोलॉइड्स. ये इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेसिव अमाउंट्स में कोलॉइड्स का कोएगुलेशन भी कर सकती हैं. इसलिए जितनी भी एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स, जितनी भी सॉल्युबल इंप्योरिटीज कोलॉइड्स के अंदर होती हैं, जो अबव देयर बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर प्रेजेंट हैं, दे आर पॉजिटिवली नीडेड टू बी रिमूव्ड. तो बेसिकली याद रखिएगा, किसी भी कोलॉइड में से एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसे रिमूव करने के मेथड को ही हम प्योरिफिकेशन बोलते हैं. और प्योरिफिकेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द 3 मेन टेक्निक्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. सबसे पहली टेक्निक स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट टेक्निक ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स इज डायलिसिस. Dialysis is actually based upon the concept of diffusion. You can say diffusion. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, diffusion osmosis से थोड़ा सा डिफर करता है. Osmosis आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में. Osmosis involves the flow of solvent molecules from the region of their high solvent concentration to low solvent concentration. या ये कह लीजिए कि osmosis involves the flow of solvent molecules from low solute concentration to high solute concentration. Osmosis में मूवमेंट solvent molecules की होती है, low solute concentration से high solute concentration की तरफ. लेकिन diffusion में मूवमेंट solute particles की होती है. और यहां पे हम जो solute particles की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली हम impurities की बात कर रहे हैं. अब देखिए, आपको प्रोसेस इज वेरी सिंपल, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको. डायलिसिस में वी टेक अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर. इमेजिन करो, वी हैव अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड विद इन दिस वाटर फिल्ड कंटेनर वी सस्पेंड अ बैग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच कंटेन आवर इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन. सपोज कीजिए जो हमारी इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसे हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बैग में एनक्लोज कर दिया और उस बैग को इस वाटर के अंदर सस्पेंड कर दिया. सो जस्ट इमेजिन दिस इज अ बैग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड विद द हेल्प ऑफ अ रोप, विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, दिस बैग हैज बीन सस्पेंडेड विद इन द प्योर वाटर कंटेनर. मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूं. दिस कंटेनर कंटेन प्योर वाटर एंड दिस इज अ बैग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बैग ऑफ सेमी permeable membrane containing impurities या impure colloidal solution, impure colloidal sol. तो आप देख सकते हैं एक बड़ा सिंपल सा apparatus सेटअप करा गया है. एक कंटेनर है फिल्ड विद वाटर, उसके अंदर एक थ्रेड के थ्रू, एक रोप के थ्रू हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ बैग सस्पेंड कर रखा है. एंड विद इन दिस बैग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, द बिगर पार्टिकल्स, ये तो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं. दीज आर द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स. और ये जो छोटी छोटी आपको ब्लैक वाली इंप्योरिटीज दिखाई दे रही हैं, ये सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं या एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो इसके अंदर एज एन अनवांटेड एक्सेसिव इंप्योरिटीज की तरह प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो एनिमल स्किन की बनी हो सकती है. इट कैन बी अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन, इट कैन बी मेड अप ऑफ अ सेलोफेन शीट. तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के. सेलोफेन शीट, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, एनिमल स्किन या एनिमल ब्लैडर से बनी हुई ये जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं. ये छोटी छोटी इंप्योरिटीज को तो अपने आर पार जाना अलाउ कर देती हैं, लेकिन दे रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. द बिगर कोलॉइडल पार्टिकल्स इनके थ्रू परमिएट नहीं कर पाते. तो अब आप देखिए कि इस कोलॉइडल मिक्सचर के अंदर, जो बैग के अंदर एनक्लोज्ड कोलॉइडल मिक्सचर है, इसके अंदर इंप्योरिटीज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है. बाहर आपने प्योर वाटर ले रखा है, उसके अंदर इंप्योरिटीज है ही नहीं. तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एज आई टोल्ड यू कि डिफ्यूजन इज द फ्लो ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो अंदर इंप्योरिटीज ज्यादा है, बाहर इंप्योरिटीज है ही नहीं. तो जब आप इस बैग को सस्पेंड करके पानी के अंदर काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे थ्रू द पोर्स ऑफ दीज मेम्ब्रेन, ये छोटी छोटी इंप्योरिटीज विल ग्रेजुअली परमिएट आउट ऑफ दीज मेम्ब्रेन. ये छोटी छोटी इंप्योरिटीज इन मेम्ब्रेन के बाहर परमिएट कर जाएंगी. दे विल ऑल कम आउट इन द प्योर वाटर साइड. ये सारी इंप्योरिटीज प्योर वाटर साइड पे आ जाएंगी, और जो बिगर कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, दे वोंट बी एबल टू पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन. वो बिगर कोलॉइडल पार्टिकल्स अंदर ही रह जाएंगे. एंड आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन आप देखेंगे अंदर की सारी इंप्योरिटीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बाहर आ चुकी होंगी, और अंदर बचेगी एक प्योर कोलॉइडल मिक्सचर, एक प्योर कोलॉइडल सोल. तो याद रखिएगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, all the smaller impurities, all the smaller electrolytic particles, they are diffused out of the membrane towards the pure water side, leaving behind the bigger colloidal particles. और मेम्ब्रेन के अंदर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम बाद, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन बाद सिर्फ एक प्योर कोलॉइडल मिक्सचर बचेगा. सारी की सारी इंप्योरिटीज डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू बाहर जा चुकी होंगी. याद रखिए स्टूडेंट्स, ये मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है. बट द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट कि द मेथड इज वेरी स्लो एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो ये मेथड इफेक्टिव तो है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग. अब इसी मेथड में हम एक मॉडिफिकेशन करेंगे. वी कैन मॉडिफाई दिस मेथड टू स्पीड अप दिस मेथड. इस मेथड की स्पीड को बढ़ाने के लिए, इसको फास्टन अप करने के लिए इसके अंदर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं. एंड दैट मॉडिफाइड मेथड इज आवर सेकंड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस. तो देखते हैं इसी की स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें क्या मॉडिफिकेशन करे जाएंगे. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस. इलेक्ट्रोडायलिसिस देखिए स्टूडेंट्स, इन द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस व्हाट वी डू कि हम एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं. वी टेक अ क्लोज्ड कंटेनर and we divide this whole container into 3 compartments using 2 partitions of semi permeable membrane. इस पूरे कंटेनर में हम एक पार्टीशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इधर लगा देते हैं और एक पार्टीशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इधर लगा देते हैं. ठीक है, सो लेट मी मार्क दिस. ये और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which are again made up of the animal skin or the parchment membrane. तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के 2 पार्टीशंस हैं. जो बीच वाला कंपार्टमेंट है, द सेंट्रल कंपार्टमेंट, दैट कंटेन द इम्प्योर कोलॉइड. अगेन आप देख सकते हैं कि बीच वाले कंपार्टमेंट में ये जो बड़े बड़े रेड वाले पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज बिगर पार्टिकल्स आर द कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज. और जो छोटी छोटे आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ब्लैक वाले, ये इंप्योरिटीज हैं, एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. तो इस सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट है हमारा इम्प्योर कोलॉइड.
एंड ऑन आइदर साइड ऑफ दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दोनों कॉर्नर वाले जो कंपार्टमेंट्स हैं उनमें हमने प्योर वाटर फिल कर रखा है। इस साइड भी दिस पार्ट ऑफ द कंटेनर कंटेन प्योर वाटर, और ये वाला साइड भी, इसके अंदर भी प्योर वाटर है। और दोनों ही साइड वाले कंपार्टमेंट्स में जहां पे प्योर वाटर है वहां पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर रखी हैं, द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। सपोज कीजिए एक तरफ हमने लगा रखी है द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और दूसरी तरफ वाले वाटर कंपार्टमेंट में लगा रखी है हमने द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, अब ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनिए, ध्यान से ये याद रखिएगा। डायलिसिस तो आप लायोफिलिक एज वेल एज लायोफोबिक दोनों के वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, डायलिसिस एफिशिएंट तो था, लेकिन डायलिसिस वाज एक्चुअली अ स्लो प्रोसेस। डायलिसिस में जो इंप्योरिटीज थी वो बहुत धीरे धीरे स्लोअर पेस पे मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज आउट होकर वाटर की तरफ जा रही थी। ऑल्दो द मेथड वाज एफिशिएंट, बट द ड्रॉबैक वाज दैट वाज वेरी स्लो। तो उसी को फास्टन अप करने के लिए हमने ये मॉडिफिकेशन यूज करा। बट इस मॉडिफाइड मेथड में एक लिमिटेशन ये है कि दिस मॉडिफाइड मेथड कैन ओनली बी यूज्ड if the impurities are charged. ये modified method सिर्फ उन लायोफोबिक colloids को प्योरीफाई करने के लिए यूज करा जा सकता है जहां पे impurities भी चार्ज्ड होती हैं। You might be knowing, you might be remembering कि जब भी हमने लायोफोबिक colloid बनाया, a लायोफोबिक colloid was the one जहां पे फेज और मीडियम के बीच में एफिनिटी नहीं थी, और वो एफिनिटी क्रिएट करने के लिए हमने हमेशा एक स्टेबलाइजर डाला। स्टेबलाइजर में दो आयन दिए थे, एक आयन फेज में चला गया था, एक आयन मीडियम में चला गया था। ऐसा करने से फेज और मीडियम अपोजिटली चार्ज हो गए थे। लेकिन ये याद रखिएगा, एक लायोफोबिक कोलॉइड बनाते वक्त जो आपने स्टेबलाइजर ऐड करा था ना, उसने जो दो आयंस दिए थे वो आयन सिर्फ फेज और मीडियम में ही एब्सॉर्ब नहीं हुए, बल्कि वो आयंस इंप्योरिटीज के ऊपर भी एब्सॉर्ब हुए। और जब आयंस इंप्योरिटीज पे भी एब्सॉर्ब हुए तो फिर इसका मतलब लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर इंप्योरिटीज भी चार्ज्ड है। तो ऐसे लायोफोबिक कोलॉइड्स जहां पे इंप्योरिटीज पे भी चार्ज होता है, वो कोलॉइड्स इस मेथड के थ्रू एक फास्टर रेट पे प्योरीफाई करे जा सकते हैं। तो ये याद रखिए, ये बड़े वाले तो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ये छोटी वाली ब्लैक वाली इंप्योरिटीज हैं। दीस इंप्योरिटीज आर एक्चुअली चार्ज्ड इंप्योरिटीज। ये एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं। इन्हीं एक्सेसिव आयंस को हमें रिमूव करना है। तो अगेन प्रोसेस तो वही होगा डिफ्यूजन का। अभी भी आप देखेंगे ये छोटी छोटी इंप्योरिटीज हैं, ये इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से बाहर आएंगी, but now these impurities will diffuse out at a faster rate under the influence of these electric plates. होगा ये कि ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ना, ये अंदर की सारी पॉजिटिवली चार्ज इंप्योरिटीज को एट अ फास्टर रेट अट्रैक्शन की वजह से अपनी तरफ पुल कर लेंगे, और इसके अंदर जितनी भी नेगेटिवली चार्ज इंप्योरिटीज होंगी वो नेगेटिवली चार्ज इंप्योरिटीज सारी की सारी इधर चली जाएंगी एट अ फास्टर रेट, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट उन्हें अपोजिट साइड पे खींचेगी। तो ये याद रखिएगा, अगर इन इंप्योरिटीज पे चार्ज नहीं होता तो यहां पे नॉर्मल डायलिसिस चलती। डायलिसिस एट अ नॉर्मल पेस चलती है, धीरे धीरे इंप्योरिटीज परमिएट होके बाहर जाएंगी। लेकिन अगर इंप्योरिटीज पे चार्ज भी प्रेजेंट है तो हमने सोचा क्यों ना इन चार्ज इंप्योरिटीज को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्लेट खींच लिया जाए। अभी भी ये डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन में से बाहर आएंगी, लेकिन नाउ दे विल मूव एट अ फास्टर रेट, नाउ दे विल डिफ्यूज आउट एट अ फास्टर रेट। तो आप देखेंगे सारी की सारी पॉजिटिव इंप्योरिटीज नेगेटिव प्लेट की तरफ एट अ फास्टर रेट डिफ्यूज हो जाएंगी, और सारी की सारी नेगेटिव इंप्योरिटीज पॉजिटिव प्लेट की तरफ एट अ फास्टर रेट डिफ्यूज आउट हो जाएंगी। तो प्योरिफिकेशन का मेथड बहुत इंक्रीज्ड रेट पे, इंक्रीज्ड पेस पे हो जाएगा। सो दिस वाज अनदर मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो स्टूडेंट्स, आई सपोज आई एक्सपेक्ट कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। याद रखिएगा, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस दोनों ही डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि डायलिसिस एक नॉर्मल पेस पे होता है, लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस एक फास्टर पेस पे कैरी आउट करा जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्लेट्स। और इलेक्ट्रोडायलिसिस की लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ उन इंप्योर कोलॉइड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज करा जा सकता है जहां पे इंप्योरिटीज पे भी चार्ज प्रेजेंट है। ओके, इन दोनों मेथड्स के अलावा नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, जो एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मेथड है। उसके बारे में मैंने आपको अपने एक प्रीवियस लेक्चर में पहले भी बताया था, द मेथड ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा दिस वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल मिक्सचर्स कि जितने भी कोलॉइडल सोल्स होते थे जहां पे पार्टिकल साइज 1000 पिकोमीटर से 1 लाख पिकोमीटर के बीच में होता था, वो एक नॉर्मल फिल्टर पेपर के ऊपर, एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के ऊपर ब्लॉक नहीं करे जा सकते थे. दे कैन इजीली पास टू एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. लेकिन इन कोलॉइडल पार्टिकल्स को ब्लॉक करा जा सकता है ओवर एन अल्ट्रा फिल्टर पेपर. एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर वो होता है जिसके पोर्स और भी छोटे होते हैं और वो कोलॉइडल पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करने से, परमिएट करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. एंड वी इवन डिस्कस्ड कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर टू द अल्ट्रा फिल्टर पेपर. इफ यू रिमेंबर, एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करा जाता है बाय डिपिंग इट इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कोलोडियन. कोलोडियन मैंने आपको पहले भी बताया था. Collodion is actually a 4% nitrocellulose solution in a mixture of alcohol and ether. 4% नाइट्रोसेल्युलोज सॉल्यूशन होती है. ये एक विस्कस सॉल्यूशन होती है, थिक सी जेल लाइक सॉल्यूशन होती है. और आप किसी भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को इस नाइट्रोसेल्युलोज सॉल्यूशन में, इस कोलोडियन में इंप्रेग्नेट कर देंगे, इसमें डिप कर देंगे एंड कुछ देर बाद इसे बाहर निकाल के यूजिंग अ फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन इसे ड्राई कर लेंगे, हार्डन कर लेंगे, तो ये एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और अब इसके पोर्स और भी छोटे हो चुके होंगे. अब आप इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर से कोई भी इंप्योर कोलोइडल सॉल्यूशन पास करेंगे तो सारा का सारा डिस्पर्जन मीडियम एंड सारी की सारी स्मॉलर इंप्योरिटीज, ध्यान से सुनिए, ये एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर है. इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर से हमने इंप्योर कोलोइडल सोल पास करा तो कोलोइडल पार्टिकल्स, जो डिस्पर्स्ड फेस के कोलोइडल पार्टिकल्स हैं विच आर बिगर इन साइज, वो तो पेपर के ऊपर ही ब्लॉक हो गए और सारा डिस्पर्जन मीडियम एज वेल एज द स्मॉलर इंप्योरिटीज वो परमिएट कर गई अल्ट्रा फिल्टर पेपर के नीचे, फिल्ट्रेट में पास ऑन हो गई. अब इंप्योरिटीज तो हमारी सारी फिल्ट्रेट में निकल गई. हमारे पास पेपर के ऊपर बचा द डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल, द प्योर डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल. इस प्योर डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स को हम कलेक्ट करके सेपरेटली एक प्योर डिस्पर्शन मीडियम के अंदर मिक्स कर लेते हैं तो हमें एक प्योर कोलोइडल सोल मिल जाता है. तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स, ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस से. यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पहले डिस्पर्स्ड फेस को उसके मीडियम में से अलग कर रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सारा का सारा डिस्पर्शन मीडियम और इंप्योरिटीज तो फिल्ट्रेट में पास ऑन हो गए. फिल्टर पेपर के ऊपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस के कोलोइडल पार्टिकल्स बचे. उन डिस्पर्स्ड फेस के कोलोइडल पार्टिकल्स को हम सेपरेटली कलेक्ट करके सेपरेटली प्योर डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स कर देंगे तो हमें प्योर कोलोइडल सोल मिल जाएगा. यहां पे बस एक चीज और याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज एक्चुअली वेरी स्लो. बहुत धीरे धीरे फिल्टर पेपर के अक्रॉस डिस्पर्जन मीडियम पास ऑन होता है. तो आप या तो ऊपर से प्रेशर यूज कर सकते हैं उसे फास्टन परमिएट करने के लिए, या फिर आप नीचे से एक सक्शन पंप लगा सकते हैं जिससे फिल्ट्रेट जल्दी खिंच जाएगा. ठीक है, तो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सक्शन और थ्रू अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर हम इसी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को फास्टन कर सकते हैं. तो ये याद रखिएगा, दीज वर द 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स. Besides these methods of purification, हम एक सेपरेट मेथड यहां पे डिस्कस करेंगे. वो एक प्यूरिफिकेशन का मेथड नहीं है, एक सेपरेट मेथड याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस. आप सभी लोगों को याद होगा कि विद इन एवरी लायोफोबिक कॉलॉइड डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज होते हैं. और वो चार्ज कहां से आया था? स्टेबलाइजर से. स्टेबलाइजर में 2 आयन दिए थे, एक आयन फेस पे गया था, एक आयन मीडियम में गया था. तो अगर आपको कोई भी लायोफोबिक कॉलॉइड दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस लायोफोबिक कॉलॉइड के अंदर फेस पे कौन सा चार्ज है या मीडियम पे कौन सा चार्ज है, तो टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज ओवर दीज डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स इन अ लायोफोबिक कॉलॉइड, इस मेथड को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि किसी भी कॉलॉइड में डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है. और अगर फेस के पार्टिकल्स पे चार्ज पता चल गया तो मीडियम पे तो अपने आप ही पता चल जाएगा, बिकॉज मीडियम ऑलवेज कंटेन एन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज. ठीक है, अब ये चार्ज की नेचर एस्टिमेट कैसे करी जाती है, पता कैसे लगाई जाती है, वो ध्यान से सुनिए.
एक बार फिर से इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन सुनो। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज, टू एस्टिमेट द नेचर ऑफ चार्ज ओवर द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स इन अ लायोफोबिक कॉलॉइड। इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक्चुअली एज अ प्रोसेस हम एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन कुछ और है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मेथड टू एस्टिमेट द नेचर ऑफ चार्ज, ये डेफिनेशन नहीं है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज है, इसकी एप्लीकेशन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, सो यू विल से कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड टू एस्टिमेट द नेचर ऑफ चार्ज, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज ओवर द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। लेकिन अगर आपसे डिफाइन करा जाए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन अभी देखिए। मैं पहले आपको प्रोसेस समझाता हूं, फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस वी हैव अ यू शेप्ड ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास। हमारे पास ग्लास की बनी हुई एक यू शेप की ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर वी फिल दैट कॉलॉइड, इसके अंदर हम वो लायोफोबिक कॉलॉइड ले लेते हैं जिसके अंदर हमें फेज और मीडियम पे चार्जेस पता लगाने हैं कि फेज पे कौन सा चार्ज है और मीडियम पे कौन सा चार्ज है। सो दिस इज द लायोफोबिक कॉलॉइड। और इस लायोफोबिक कॉलॉइड के अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। ये डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं मीडियम के अंदर, और इन्हीं डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स पे हमें चार्ज पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, विल टेक दिस लायोफोबिक कॉलॉइड इन अ यू शेप्ड ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर दोनों एंड्स में हम इमर्स करेंगे दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स ऑन आइदर एंड्स। दोनों आर्म्स में हम दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इमर्स करेंगे। Suppose this is the positively charged plate and this is the negatively charged plate. These are two platinum electrodes. अब देखिए स्टूडेंट्स, as soon we apply the potential over these electrodes, जैसे हम इन इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर इसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, या तो ये डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होंगे या ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे। अगर ये डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स सपोज कीजिए नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ऑल दीज नेगेटिवली चार्ज डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव प्लेट। तो आप देखेंगे इस पॉजिटिव प्लेट के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस में सारे नेगेटिवली चार्ज डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज प्लेट। अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है डिस्पर्स्ड फेज के, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव प्लेट से तो रिपेल होंगे। ये नेगेटिव प्लेट तो यहां से सारे पार्टिकल्स को रिपेल करेगी, और ये पॉजिटिव प्लेट इन सारे नेगेटिव डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो कुछ देर के करंट के फ्लो के बाद आप देखेंगे कि ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स इस प्लेट के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएंगे, एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे, जैसे एक पीपीडी इकट्ठा हो जाता है। सो आफ्टर द पैसेज ऑफ करंट फॉर अ शॉर्ट मूवमेंट, कुछ देर का करंट पैसेज के बाद आप देखोगे कि या तो इस प्लेट के ऊपर या इस प्लेट के ऊपर, किसी भी एक प्लेट के ऊपर आपको बहुत सारा प्रेसिपिटेट डिपॉजिटेड नजर आएगा। जिस भी प्लेट के ऊपर आपको प्रेसिपिटेट डिपॉजिटेड नजर आए, आप समझ जाइएगा कि उसका अपोजिट चार्ज डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे था। अगर आपको पॉजिटिव प्लेट के ऊपर प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स नजर आते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज थे और वो माइग्रेट करते हुए इस प्लेट पे आ गए। और अगर नेगेटिव प्लेट के ऊपर आपको बहुत सारा प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल नजर आता है, तो आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज थे और वो माइग्रेट करते हुए इधर आ गए। बट द फैक्ट इज दैट, ये जरूर याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्पर्जन मीडियम मूव नहीं करता, डिस्पर्स्ड फेज मूव करता है। और इसी बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन बना रखी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स of a lyophobic colloid towards the oppositely charged electrode under the influence of electric field। एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सुनिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस is the movement of the dispersed phase particles of a lyophobic colloid towards the oppositely charged electrode under the influence of electric field, and this method of electrophoresis is actually used to determine the nature of charge over the dispersed phase particles।
सो आई होप इलेक्ट्रोफोरेसिस का पर्पस क्या है और इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन क्या है, आपको ये दोनों समझ में आ गए. दैट वाज अ वेरी सिंपल मेथड. फाइनली, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दिस डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एज वेल एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब हम एक छोटा सा सेपरेट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इमल्शंस. स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को याद होगा जब हमने कोलॉइड्स स्टार्ट करा था, द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने मिक्सचर एंड देयर टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसमें मैंने कोलॉइड से रिलेटेड ये टेबल आपको करवाया था. वी स्टडीड दिस टेबल, जिसमें हमने 8 टाइप के कोलॉइडल मिक्सचर्स डिस्कस करे थे. सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड. उसमें से एक कॉम्बिनेशन ये लिक्विड इन लिक्विड टाइप भी था, और इस लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलॉइडल मिक्सचर को ही हम इमल्शन बोलते थे. तो याद रखिएगा, इमल्शन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कोलॉइड. इमल्शन उन कोलॉइडल मिक्सचर्स को कहा जाता है जहां पे बोथ डिस्पर्स्ड फेज एज वेल एज डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड. तो emulsions are the colloidal mixtures in which both dispersed phase and dispersion medium are liquid. अब ये तो फैक्ट है कि emulsions में dispersed phase and dispersion medium are both liquid. आप देखेंगे एक कंपोनेंट की छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स, एक लिक्विड की छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड होगी. बट द फैक्ट इज दैट द हार्ड एंड फास्ट कंडीशन इज दैट कि ऑल्दो इमल्शन के अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं, बट द नेसेसरी रिक्वायरमेंट इज दैट कि वन ऑफ द लिक्विड इज ऑलवेज वाटर एंड अदर इज सम काइंड ऑफ ऑयल. ये फैक्ट है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा. इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में से अगर एक कंपोनेंट वाटर होगा तो दूसरा हमेशा कोई ऑयल होगा. ऑयल वाटर कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली इमल्शन. इमल्शंस आर एक्चुअली द ऑयल वाटर कॉम्बिनेशन. अब अगर इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में से एक कंपोनेंट ऑयल होता है और एक चीज वाटर होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि फेज और मीडियम में से कौन सा ऑयल है और कौन सा वाटर है, इस बेसिस पे इमल्शंस भी दो टाइप्स के होती हैं. द फर्स्ट वन आर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन. वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस. वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस को हम शॉर्ट में W/O टाइप भी रिप्रेजेंट करते हैं. और दूसरे होते हैं ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस. ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस, जिसे हम O/W टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं. एंड एज द नेम सजेस्ट, वाटर इन ऑयल. तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वाटर इन ऑयल में डिस्पर्स्ड फेज वाटर होता है और यहां पे वाटर की छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक फाइन ड्रॉपलेट्स स्कैटर्ड होती हैं ऑयल एज अ मीडियम के अंदर. डिस्पर्शन मीडियम यहां पे ऑयल होता है. सिमिलरली ऑयल इन वाटर, इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज ऑयल होता है और उसकी छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट स्कैटर्ड होती हैं डिस्पर्शन मीडियम में जो वाटर है. अब इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स याद रखिए. वाटर इन ऑयल, सबसे पहले वाटर इन ऑयल जहां पे मेन मीडियम ऑयल है और उसके अंदर वाटर डिस्पर्स्ड है. इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखिए. एक तो होती है कोल्ड क्रीम एंड बटर. सिमिलरली ऑयल इन वाटर, जहां पे मेन मीडियम वाटर है और उसके अंदर छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉपलेट्स स्कैटर्ड हैं, इसमें आप देख सकते हैं वैनिशिंग क्रीम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम. मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड मिल्क. मिल्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. देखिए स्टूडेंट्स, क्रीम एक्चुअली दो टाइप की होती है. एक होती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो फेस पे लगाने वाली कॉस्मेटिक क्रीम्स होती हैं, वो एक्चुअली दो टाइप्स की होती हैं, आपने सुना होगा. एक तो होती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम और एक होती है कोल्ड क्रीम. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कोल्ड क्रीम जनरली एक्सेसिव विंटर्स में लगाई जाती है, एक्सट्रीम विंटर्स में.
विंटर्स में आपने देखा होगा स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है और उस वक्त हमें चिकनाई की जरूरत होती है। तो विंटर्स में हम कोल्ड क्रीम अप्लाई करते हैं और कोल्ड क्रीम के अंदर ऑयली बेस ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल ज्यादा है, वाटर कम है। लेकिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सनस्क्रीन जो बेसिकली धूप में निकलने से पहले लगाई जाती है, क्योंकि समर में हमारे फेस पे से, हमारे स्किन पे से डिहाइड्रेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव टेम्परेचर। तो गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमें मॉइस्चर की जरूरत होती है। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम में मॉइस्चर ज्यादा होता है, यानी कि वाटर ज्यादा होता है, ऑयल कम होता है। तो दोनों ही क्रीम, कोल्ड क्रीम और मॉइस्चराइजिंग क्रीम एमल्शंस के एग्जांपल हैं, लेकिन कोल्ड क्रीम वाटर एंड ऑयल टाइप कैटेगरी में क्लासिफाइड है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऑयल एंड वाटर टाइप में क्लासिफाइड है। अब स्टूडेंट्स, एमल्शन की इस नेचर से एक चीज क्लियरली एस्टैब्लिश होती है कि अगर एमल्शन में वन ऑफ द कंपोनेंट इज ऑलवेज ऑयल एंड अदर इज ऑलवेज वाटर, तो हमें पता है कि ऑयल और वाटर में तो एक दूसरे के लिए एफिनिटी नहीं होती। ऑयल और वाटर अपने आप तो मिक्स हुए नहीं होंगे, इसका मतलब इन्हें मिक्स करवाया गया होगा। दैट मीन्स इमल्शंस के बारे में सबसे पहले तो याद रखिए कि इमल्शंस लायोफिलिक नहीं होते, इमल्शंस लायोफोबिक होते हैं। बिकॉज लायोफोबिक कोलॉइड्स वो हैं जहां पे फेज और मीडियम के बीच में एफिनिटी नहीं थी, एंड वी नो कि ऑयल और वाटर में कभी भी एफिनिटी नहीं होती। तो इमल्शंस एक तो लायोफोबिक की कैटेगरी में आएंगे और इमल्शंस कभी भी अपने आप मिक्स नहीं होंगे। इमल्शन में ऑयल और वाटर को कंबाइन करने के लिए, इनको मिक्स करने के लिए, इस कोलॉइड को प्रिपेयर करने के लिए हमेशा एक स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट स्टेबलाइजर विल बी नोन एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट इज अ काइंड ऑफ स्टेबलाइजर जो ऑयल वाटर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑयल को वाटर में या वाटर को ऑयल में मिक्स करने में हेल्प करता है। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज सोप, सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये भी इमल्शंस का ही काम करते हैं। ये ऑयल को वाटर में सस्पेंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको वन ऑफ द लेक्चर में वी स्टडीड द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हमने देखा था कि किस तरह से फैब्रिक पे लगी हुई ऑयली डर्ट जब सोप मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आती है तो सोप की जो नॉन पोलर टेल्स होती हैं वो ऑयल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और पोलर हेड बाहर वाटर में निकले रह जाते हैं, और सभी ऑयल ड्रॉपलेट्स जब बाहर से उन पोलर हेड्स की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाती हैं तो रिपल्शन की वजह से स्कैटर अपार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ऑयल वाटर कॉम्बिनेशन को मिक्स करने के लिए, ऑयल वाटर को आपस में एक दूसरे के साथ स्टेबलाइज रखने के लिए एक इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी, एंड इस इमल्सिफाइंग एजेंट के डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हम ऑयल वाटर, वाटर ऑयल कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए यूज करते हैं वो ध्यान से सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस को स्टेबलाइज करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऑयल के अंदर स्कैटर्ड हो जाएं, तो हम जो कॉमनली यूज्ड इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं, लेट मी राइट इट हियर। वाटर इन ऑयल टाइप के जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं फॉर दिस कैटेगरी, द वाटर इन ऑयल टाइप, वो जनरली होती हैं लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ये दो एग्जांपल्स याद रखिएगा, द सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, द मेटालिक सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, एज वेल एज द लॉन्ग चेन अल्कोहल्स. These can be used as the emulsifying agents for dispersing water in oil. अगर आपको वाटर की छोटी छोटी ऑयल ड्रॉपलेट्स, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऑयल में स्कैटर करनी है तो आप ये दोनों इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करेंगे। ये लॉन्ग चेन अल्कोहल्स या फैटी एसिड्स क्या करेंगे, वाटर की ड्रॉपलेट्स के अराउंड एक लेयर बना लेंगे और वो ऑयल के अंदर स्टेबलाइज्ड हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऑयल इन वाटर टाइप मिक्सचर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉपलेट्स वाटर में स्कैटर हो जाएं, तो the commonly used emulsifying agents for this particular category are proteins, gums, soaps, जितने भी सोप्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल सोप्स हो, आर्टिफिशियल सिंथेटिक सोप्स हो, डिटर्जेंट्स हो, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। ये ऑयल को वाटर में मिक्स कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था इमल्शन बेस्ड,
इमल्शंस एक बार फिर से सुन लीजिए। इमल्शंस उन कोलॉइडल मिक्सचर्स को कहा जाता है जहां पे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर बोथ लिक्विड, but the necessary condition is that कि one of the liquid is always water and other is some kind of oil। तो इमल्शंस ऑयल वाटर कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं और इमल्शंस लायोफोबिक की कैटेगरी में आती हैं और इन इमल्शंस को बनाने के लिए हमेशा एक इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत होती है। So students, with this particular topic we have now completed the second section of this chapter, जिसमें हमने colloids और colloids की preparations, उनकी purifications, उनकी कुछ optical properties के बारे में भी पढ़ा। Students, this section is the most important section of this chapter। फर्स्ट सेक्शन में हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था, सेकेंड एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सेक्शन था जिसमें हमने कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ा। नाउ अब हम आगे के वीडियो लेक्चर में थर्ड सेक्शन कवर करेंगे। आवर थर्ड सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर विल डील विद द कैटलिस्ट एंड इट्स मैकेनिज्म। द कैटालिसिस, कैटालिसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है। एंजाइम कैटालिसिस भी हम पढ़ेंगे, दैट वुड ऑल बी स्टडीड विद इन द थर्ड सेक्शन। So students, आज के लिए इतना ही। Keep waiting for my next video. Have a great day. Thank you.